हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मेरा नाम है सौम्य और आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की परीक्षा कभी भी हो सकती है। हम डेट का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि जिस दिन डेट आएगी उसी दिन से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हमें बिना डेट के हमें पता है कि फरवरी दिसंबर में होगी, दिसंबर में नहीं होगी तो फरवरी में तो होना ही होना है। अगर हमें 45 दिन मिलते हैं तो क्या हम इतने प्रिपेयर हैं कि इतनी जल्दी से ये पूरे जो हमारे 10 यूनिट दिए गए हैं प्रीलिम्स में। एक तो पहली बात सबसे बड़ी चीज ये है कि सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो हम इतने प्रिपेयर हैं कि 45 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। इतने बड़े धुरंधर तो नहीं है ना। इसीलिए हमें रोज प्रीलिम्स की तैयारी करना है और उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक नई चीज लेकर आए हैं, 10 का दम कामयाब होंगे हम। एक सेकेंड, प्रीलिम्स के लिए एक नई चीज लेकर आए हैं, 10 का दम कामयाब होंगे हम। वैसे भी आपने रक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि अभी कितना ज्यादा प्रीलिम्स को लेके हम लोग कॉन्शियस हैं, कितने ज्यादा वीडियोस आ रहे हैं। स्ट्रेटेजी भी आनंद सर बता चुके हैं, आनंद सर ये भी बता चुके हैं कि किस तरह से हमें तैयारी करना है। इवन बुक लिस्ट की भी जानकारी वो पूरी तरह से दे चुके हैं। ठीक है, तो हमें अब लेट नहीं करना है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उसी वजह से, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, तो कई ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव बुक नहीं खरीद पा रहे। बिल्कुल ना खरीदें। हम रोज यहाँ पर 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हर यूनिट के, जैसे 10 यूनिट दी गई है प्रीलिम्स में, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, सारी है। एमपी को लेके काफी सारी 3 यूनिट्स तो डायरेक्ट एमपी से हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम उसकी पूरी तरह से तैयारी नहीं कर लेते, पूरी ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर लेते। यानी कि आपको रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पहले वहां से वीडियोस देखने, इसके बाद ये यूट्यूब पर आपको फ्री रोज वीडियोस मिलेंगी 15 मिनट की, 15 से 20 मिनट हो सकता है। और अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको टॉप 100 का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 कदम कामयाब होंगे हमसे मतलब ये है कि हम रोज आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ऐसे नहीं कराएंगे कि प्रश्न पढ़ा उत्तर पढ़ा, प्रश्न पढ़ा उत्तर पढ़ा, क्योंकि YouTube पे हमने अधिकतर ऐसे वीडियोस देखे हैं कि प्रश्न पढ़ देते हैं और उत्तर पढ़ देते हैं। वो नहीं करना हमें। हमें आराम आराम से एक प्रश्न के अगर कोई फैक्ट भी निकल के आ रहे हैं उससे, वो भी हमें देखना है। जैसे आज मैं लेके आया हूं 1919 एवं 1935 के अधिनियम से संभावित प्रश्न। यानी कि 1919 और 1935 का जो अधिनियम है, पहले तो आपने प्रीलिम्स की यूनिट 6 देखनी होगी। आप यूनिट 6 देखेंगे, उसमें सबसे पहला टॉपिक पॉइंट यही मिलेगा, 1919 और 1935। यानी कि अब हमें 1773 से लेके 1947 तक के आंसर नहीं देने होंगे। पढ़ना हमें है, लेकिन 1773 से नहीं पढ़ना। रेगुलेटिंग एक्ट से ना पढ़ के हम 1862 से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं वो सिर्फ इन्हीं दो अधिनियम से आने वाले हैं। तो उसी अधिनियम को लेके हमने जो प्रश्न बनाए हैं, और ये ऐसा हो सकता है कि शायद जो प्रश्न हम यहां पर सॉल्व करें वही आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिले, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। सिर्फ 15 मिनट की ही वीडियो रहने वाली है ये, इसमें हम सारे प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है, बता सकते हैं क्या आप? सबको पता है, ठीक है, लेकिन मिस्टेक होती है। मैं बता रहा हूं कहां कहां मिस्टेक होती है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दूसरा ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एलिमिनेट करना सीखना है। एलिमिनेट हम कब पर कर पाएंगे? मान के चलिए हमें इस टॉपिक की जानकारी नहीं है जो प्रश्न में लिखा है, लेकिन अगर हम इसके आसपास के दूसरे टॉपिक की जानकारी है और उससे संबंधित कोई ऑब्जेक्ट का लिखा हुआ है, वो तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। ये तो दूसरे का आंसर है, ये तो इसका हो ही नहीं सकता। तो एलिमिनेशन भी सीखना है, क्योंकि जय माता दी ए जय माता दी भी ये जो हम करके आते हैं एग्जाम में, फ्लूक मेकिंग हर जगह नहीं चलेगी। ठीक है, दो जगह मिस्टेक होता है, एक इसमें मिस्टेक होता है और एक इसमें। कंफ्यूजन दोनों में ही रहती है। ठीक है, कंफ्यूजन रहती है, हम कंफ्यूजन को भी अच्छे से समझ लेंगे। पहले इसका आंसर देख लें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 का जो दूसरा नाम है उसको हम बोल सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हम बोर्ड पे चलें, थोड़ा सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देख लें। पहली बात तो हमें यह पता रहना चाहिए कि भैया मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, बताइए जल्दी से। तो मैं बता रहा हूं, मॉन्टेग्यू थे
ये भी बन सकता है प्रश्न, है ना, लिखा नहीं है मैंने प्रश्न में लेकिन आ सकता है ये। चेम्सफोर्ड कौन थे 1919 के समय पे? ठीक है, मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड थे अपने वायसराय। ठीक है, 1999 के टाइम पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि 1919 के समय पर भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। 1919 के समय पर भारत के सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू ने उस समय पे एक घोषणा करी थी। 1919 का जो अधिनियम आया था वो डायरेक्ट नहीं आया था। 1919 के अधिनियम के पहले हुई थी मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा करी थी। वो घोषणा कब करी थी? 20 अगस्त 1970। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा करी थी। यह भी प्रश्न बन सकता है, मॉन्टेग्यू ने घोषणा कब करी थी? 20 अगस्त 1917 को करी थी। ठीक है, फिर ये घोषणा करी थी और इस घोषणा में जो सबसे अहम बात, सबसे जरूरी बात थी, वो थी उत्तरदायी शासन की, जिसकी मांग थी भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था। जितना बवाल हुआ, जितनी चीजें हुई, ठीक है, वो किस लिए हो रही थी? उत्तरदायी शासन के लिए ही तो हो रही थी। स्वशासन, उत्तरदायी शासन या स्वराज, सारी एक ही चीजें दे दिया उनने, दिया तो, लेकिन उनने अपने हिसाब से दिया, इसीलिए काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया। ठीक है, फिर अब इसका इनको कहीं ना कहीं इसको फॉलो भी कराना था। फॉलो कराने के लिए आए कहा? भारत में आए तो इनने दो लोगों से मीटिंग करी। किस किस की मीटिंग हुई? मॉन्टेग्यू की और वायसराय एवं उनकी परिषद जो थी, इन लोगों की आपस में मीटिंग हुई। मीटिंग किस जगह पर हुई थी? लिख लीजिए, शिमला में। आएगा नहीं वैसे ये प्रश्न कि मीटिंग कहां हुई थी, लेकिन फिर भी एक कहानी के तौर पे अगर हम चीजें याद करेंगे तो वो चीज हमें याद रह जाएगी कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। पहले मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, उसके बाद घोषणा कब हुई? उस दिन हुई। घोषणा में क्या बोला उन्होंने? उत्तरदायी शासन। फिर उनको फॉलो कराना था तो उन्होंने क्या किया? एक भारत आए, भारत आके उन्होंने मीटिंग करी, किसके साथ? वायसराय की परिषद के साथ। फिर मीटिंग करी, तो मीटिंग कहाँ की? मीटिंग की शिमला में। और मीटिंग का जो रिजल्ट निकल के आया वो कब आया? 8 जुलाई 1918 को। 8 जुलाई 1918 को एक रिजल्ट निकल के आया और रिजल्ट का नाम क्या पड़ा? वही जो हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ लिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अधिकतर गलत होते हैं ये प्रश्न, अधिकतर क्या 90% कंफ्यूजन में जाता है ये प्रश्न। लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना, हमने थोड़ी सी कहानी ज्यादा तो नहीं समझेंगे। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरी इसकी हिस्ट्री देखना है कि क्या कैसे हुआ, तो आपको उसके लिए आनंद मिश्रा सर की पॉलिटी की क्लास तो देखना पड़ेगी। ठीक है, यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में आनंद मिश्रा सर की जो पॉलिटी की क्लास पड़ी हुई है उसको हम एक बार जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन पढ़ के बताता हूं। 1835, 1935, 1905 या फिर 1919। किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? यहां प्रश्न, मेन चीज है प्रश्न हमें ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं है कि एक शब्द पढ़ा या आधी लाइन पढ़ी और बस हमें आता है और आगे बढ़ गए। ये बिल्कुल नहीं करना, ये अधिकतर होता है। ठीक है, और इसी वजह से प्रश्न गलत होता। फिर हम घर पे आके देखते यार पूरा प्रश्न पढ़ लेते तो इसका आंसर तो सही निकाल सकते थे, आता था हमें। पूरा प्रश्न पढ़ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अधिनियम। तो 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1935। अब दूसरा प्रश्न अगर हम बोलें तो 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1937, ये वो दिन है जिस दिन भारत में संघीय न्यायालय स्थापित कर दिया गया था। घोषणा तो कर दी थी उन्होंने, लेकिन जब स्थापित किया गया उसकी डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 1937। ये डेट याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में दूं। ऑब्जेक्टिव के साथ जो मैं फैक्ट कवर करा रहा हूं, इस 10 प्रश्न है, लेकिन 10 के साथ आपकी 20 चीजें कवर होंगी। इस चीज को भी आप देख लेना। ठीक है, तो संघीय न्यायालय। फिर इनके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे? सर मॉरिस
दो ही अधिनियम पूछना है उन्हें, और दो अधिनियम वो ऐसे पूछेंगे कि आपको ही पता चलेगा यार अच्छे से पढ़ लेते, क्योंकि अपन दो अधिनियम को बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। मॉरिस गुएयर। एक चीज हमने ये देखी, अगर कभी वर्ष पूछ ले तो ये, और अगर कभी मुख्य न्यायाधीश पूछ ले पहले तो ये। ठीक है, तीन चीजें हो गई ना। अब जो समझना है वो क्या कि निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा, ठीक है ये अधिनियम लिखा है, अगर यहां किस वर्ष संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो आता है यहां पर 1937। बस यही चीज है, तो मेन है। आपने ये चीज समझ ली, इन चीजों में अपनी समझ बना ली कि प्रश्न कैसे समझना है, प्रश्न कैसे पढ़ना है, और फिर उसको हल कैसे करना है, तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्योंकि अधिकतर प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपसे बनते हैं, लेकिन गलत कब होते हैं? हड़बड़ी में। हड़बड़ी तो करना ही नहीं है। अगला प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो इस तरह के प्रश्न हम तब हल कर पाएंगे जब हमने पूरा अधिनियम पढ़ा होगा, पूरा एक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, जो विशेषताएं, ये कूट वाले प्रश्न, ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो पहला लिखा हुआ है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था, एक ये। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, एक ये। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, एक ये। ठीक है, तीन विशेषताएं लिखी हुई हैं, इनमें से 1919 की विशेषता हमें छांटनी है। मैंने तो पढ़ा है, मैं तो बता सकता हूं कि भाई कौन सी विशेषता है, आप भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमने पूरी विशेषता पढ़ी होगी। तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन सबसे पहले आया था प्रांतों में, और वो आया था 1999 में। तो यानी कि एक विशेषता तो ये हो गई। एक विशेषता क्या हो गई? 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था आई थी वो। और द्वैध शासन से याद आया, प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक तो अपना था सुरक्षित विषय, और एक थे अपने हस्तांतरित। सुरक्षित के अंदर वित्त हो गया, ठीक है, वित्त के अलावा पुलिस होगी, और भी जितने महत्वपूर्ण विषय थे इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें दे दी थी। अब द्वैध शासन में आगे भी जो मेन चीज है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था, ये विशेषता है, हमने देख लिया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था 1919 के अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं 1909 के अधिनियम में ऐसी बातें कही गई, ऐसे चीजें लाई गई जिससे भारतीय पूरी तरह से असंतुष्ट हुए। ठीक है, एक उनमें से मुख्य बात यही है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी थी। क्या कर दी थी? पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। उस समय मुसलमानों को बहुत अच्छा लगा कि यार चलो हमारे लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आ गई, हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ये सारी चीजें उनको लगी। इसके बाद जब विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध में उनको चीजें समझ में आई कि यार ये तो हमारे साथ गलत हुआ। तो जो ये विशेषता है, अगर आपने 1909 का अधिनियम पढ़ा होगा तो ये 1909 की विशेषता है। तो 1919 से तो ये खत्म हो गई। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, भैया ये भी इसी की विशेषता है। ठीक है, तो कूट हम पढ़ते हैं केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो हमने क्या क्या देखा? 1 देखा और 3 देखा, तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 3। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हमें तभी हल कर पाना है जब हम पूरी वीडियो देखेंगे या पूरा कहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो देखना है तो आनंद मिश्रा सर ने बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाई है। और इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि टॉप 100 2020 का बैच हमारा चल रहा है। ठीक है, उसमें एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे एडमिशंस हो चुके हैं। जब तक हमारे 100 बच्चे पूरे नहीं हो जाते तब तक हम आपको ये कोर्स 7500 रुपए में देंगे। ठीक है,
इसके अंतर्गत आपको प्री भी मिल जाएगा, मेंस मिलेगा, 2020 का ही बात कर रहा हूं मैं। मेंस की टेस्ट सीरीज हो या प्री की टेस्ट सीरीज हो, मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज लिख रहा हूं, दोनों मिल जाएंगी आपको, प्लस इंटरव्यू, मूक इंटरव्यूज वगैरह जो रहेंगे, फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है। और आनंद सर 15 से 20 दिन में एक बार लाइव आएंगे आपके साथ, तो जितनी भी आपकी समस्याएं होंगी उनको सुना जाएगा। यानी कि जब तक हमारे 100 बच्चे पूरे नहीं हो जाते तब तक हम आपको ये कोर्स देंगे 7500 रुपए में। जैसे ही हमारे 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे तो हम आपका कोर्स की कीमत वापस से 10,000 कर देंगे। और 10,000 अभी भी दिखा रहा होगा, आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है RAKSHA रक्षा, तो आपको ये कोर्स की कीमत 7500 रुपए हो जाएगी। तो टॉप 100 का बैच ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका मेंस तो नहीं रुकने वाला, ना प्रीलिम्स रुकने वाला, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब केंद्र में प्रथम बार द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। केंद्र में प्रथम बार द्विसदनात्मक व्यवस्था कब लागू की गई? ऑप्शन पढ़ के बताता हूं। 1919 के भारत काउंसिल एक्ट, 9 कर लीजिएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। द्विसदनात्मक व्यवस्था कब लाई गई थी केंद्र में? प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था कब? 1919 में। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब लाई गई थी? ये भी 1919 में लाई गई थी भैया। इसका सही आंसर 1919 के भारत सरकार अधिनियम होगा। चलें द्विसदनात्मक व्यवस्था समझने, द्विसदनात्मक व्यवस्था समझ लेते हैं भैया। जैसे आज है, हमने दो भागों में बांट रखा है, एक तो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तब क्या था? राज्य परिषद और विधान परिषद कर लीजिए इसको, या विधानसभा, दो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें हो गई। जाहिर सी बात है इसमें कम सदस्य होंगे, 60 आज भी हैं। 60 में से कुछ सदस्य ऐसे थे जो निर्वाचित होकर आते थे, तो 60 में से 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और बचे हुए कितने? 26, ठीक है। 26 सदस्य हमारे मनोनीत होकर आते थे। ऐसे इसमें ज्यादा सदस्य होंगे, 144, ठीक है। 144 में से कुछ सदस्य आपके निर्वाचित होकर आते थे और कुछ सदस्य आपके मनोनीत होकर आते थे। तो जितने बचे सदस्य होंगे वो मनोनीत होकर आएंगे, ठीक है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था ये है। थोड़ा ही थोड़ा देखेंगे, पूरा अगर आपको देखना है तो वीडियो देखिए। एक सेकेंड। पांचवा प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय मुद्रा एवं साख के नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? किस अधिनियम द्वारा भारतीय मुद्रा एवं साख के नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? बहुत अच्छे से पढ़ लेना ये प्रश्न, जितने भी अभी ना सिर्फ इस वाले टॉपिक के और जितने टॉपिक होने वाले हैं सभी के अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। आप और चीजें देखने से अच्छा क्यों ना पढ़ाई की वीडियो, ना सिर्फ मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं इस चैनल की वीडियो की, कोई भी ऐसी वीडियो जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो देखते रहिए, वही देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन है 1909, 1892, 1935 या 1919। कब हुई थी रिजर्व बैंक की स्थापना? बता सकते हैं क्या? इसका सही उत्तर है 1935। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। इसको अच्छे से याद रखना। अब हम चलें अगले प्रश्न पे। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत को वर्मा से पृथक किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत से वर्मा को अलग किया गया? याद है आपको, पता है? छोड़ दूं क्या इस प्रश्न को? नहीं छोड़ रहा हूं, बाद में बोलोगे कि सर बताया नहीं है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत शासन अधिनियम 1935,
भारत सरकार अधिनियम 1919 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब सिर्फ 4 ही एक्ट पढ़ने, इनको अच्छे से पढ़ लेना भैया, ठीक है। इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। निम्न में से किस एक अधिनियम के फलस्वरूप भारत को बर्मा से पृथक किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। एक बात हो गई ये, वही जो मैंने पहले वाले प्रश्न बताए, यहां अधिनियम लिखा है, यदि यहां वर्ष लिखा होता तो क्या करते आप? तो आप 1937 करते। जिस वर्ष अलग किया गया था वो था 1937। 1919 के अधिनियम या 1935 के अधिनियम में जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा, जितने भी टॉपिक हैं हमारे प्रीलिम्स में, 1 से लेकर 10 यूनिट तक के, सभी के आपको प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स जरूर मिलेंगे। और उन शॉर्ट नोट, जैसे 1919 के अधिनियम में इसमें काफी सारी अच्छी बातें बोली, काफी सारी खराब बातें थी, तो हम सबको एक जगह अच्छे से पढ़ लेंगे। एक जो टॉपिक रहेगा 2-3 पेज में हम उसको प्रीलिम्स के हिसाब से खत्म कर देंगे, ताकि जिस दिन आपका प्रीलिम्स हो तो उसके पहले आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर पाए और उस जो शॉर्ट नोट्स रहेंगे उनको भी आप देख पाए। मेंस के शॉर्ट नोट्स तो बन जाते हैं, प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन वो भी हमें बनाना चाहिए ना। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई? प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय गवर्नरों को, संघीय विधानपालिका को, या गवर्नर जनरल को? किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई, ठीक है। किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। इसमें एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि डायरेक्ट रफ हो जाता है, ये रफ करना पड़ता है बार बार। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया 1909, 1919, ठीक है, 1935 और 1940। इसको 1919 कर लीजिएगा, टाइपिंग में गलती हो गई, ठीक है। 1909, 1919, 1935 या 1940 अखिल भारतीय संघ कब बनाया गया? ठीक है, कब बनाया गया? 1900 अखिल भारतीय संघ बनाया गया था 1935 में, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें हुई थी, काफी सारी अच्छी चीजें हुई थी 1935 के अधिनियम में। अगर हम देखें तो 1935 के अधिनियम में जितनी चीजें हमारे भारतीय संविधान में आज भी हैं, बहुत बड़ा हिस्सा लिया गया है 1935 के अधिनियम से। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वहां राजे रजवाड़े आए थे सब लोग, तो उन्होंने ये मांग उठाई थी कि हमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करनी चाहिए। तो इन लोगों को लगा कि यार इनकी बात मानना चाहिए, नहीं तो 1857 में जो चीज हुई थी वो वापस रिपीट ना हो जाए। तो ये लोग अपनी बातें मान रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अपनी चीजें भी रख रहे थे। जैसे 1909 में क्या किया था? पृथक निर्वाचन मंडल ले आए थे। 1919 में क्या किया था? सिखों को अलग कर दिया था, ईसाइयों को अलग कर दिया था, गैर मद्रासी जो मद्रास के थे उनको अलग कर निर्वाचन मंडल में कर दिया था। तो ये चीजें उन्होंने अपनी भी रखी, लेकिन काफी सारी चीजें अपने लिए भी अच्छी की। अब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई? 1919, 1909, 1940 या 1935? किस अधिनियम द्वारा दी गई? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 के अधिनियम द्वारा दी गई, ठीक है। 1935 की अधिनियम है, उसकी आप धारा 42 देखिएगा, 42 में लिखा हुआ है ये अच्छे से, ठीक है। और एक चीज और, ये तो हो गई 1935 के अधिनियम की बात। अगर अभी आज देखें तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। आपके देखूं कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो अभी। बहुत सरल क्वेश्चन है, देख के ही कमेंट कर देना, देख के ही बता देना। अब चलते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर। किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम संघीय सरकार की स्थापना की गई? इसका ऑप्शन है 1935, 1919, 1909 या फिर 1892। इसका सही उत्तर होगा 1935, ठीक है, 1935।
1935 का जो अधिनियम था उसी के दौरान भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई। तो आज हमने 1919 एवं 1935 के अधिनियम से जितने भी संभावित प्रश्न थे ये सारे देखे हैं। उसके बाद कल और प्रश्न देखेंगे, फिर इस टॉपिक को खत्म करके आगे के टॉपिक पर हम चलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रक्षा एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।